हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था गलन, गलनांक, हिमीकरण, हिमांक। आज के इस वीडियो या क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथन, क्वथनांक, वाष्पन, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन। ठीक, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्वथन, क्वथनांक और वाष्पन क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन आज के वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं क्वथन। क्वथन क्या होता है? ठीक, तो सबसे बड़ी बात ध्यान से देखना, ये तीनों के तीनों जो टर्म है ये द्रव को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है। जब कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक, उसी से रिलेटेड टर्म है ये क्वथन भी, क्वथनांक भी और वाष्पन भी। ये तीनों के टर्म किससे रिलेटेड है? द्रव का गैस में कन्वर्ट होने से। ठीक, ओके, तो ध्यान से सुनो। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था गलनांक क्या होता है, गलन क्या होता है, पूरा डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने उसको बहुत ही बाकायदे से समझा था। आज हम लोग समझेंगे क्वथन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, ये तो हम लोग जान ही गए हैं, द्रव से गैस, द्रव से गैस ही वाष्पन कहलाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये जो हमने बताया था आपको ट्रायंगल वाला, ये ठीक, द्रव से गैस क्या होता था? वाष्पन। देखते हैं कि क्वथन क्या प्रोसेस होती है, क्वथन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, मतलब उष्मा दी जाती है, तो उसका ताप बढ़ता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई द्रव है उसको गर्म करोगे तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ताप बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रव का ताप बढ़ना बंद हो जाता है। ध्यान देंगे, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है, परंतु एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रव को ताप देने पर, द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक, तथा इसी स्थिति पर द्रव के अंदर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। ध्यान से देखो, फिर से एक बार पीछे आप लोग सुनिए। जब किसी द्रव को उष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है, परंतु एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रव का ताप बढ़ना बंद हो जाता है। उसी ताप पर द्रव के अंदर वाष्प के बुलबुले उठते हैं। क्या उठते हैं? वाष्प के, वाष्प मतलब भाप, वाष्प के बुलबुले उठते हैं। इसी क्रिया को क्वथन कहते हैं। अगर कोई पूछे क्वथन क्या है, बॉयल क्या है, तो आप बता दो किसी द्रव के अंदर बुलबुले उठना, वेपर, वाष्प के बुलबुले उठना। ठीक, क्या कहलाता है? क्वथन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, किसी द्रव के अंदर उस द्रव का बुलबुला उठना या वाष्प के बुलबुला उठना, ये क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। और जिस ताप पर यह क्वथन की प्रक्रिया होती है, जिस ताप पर यह क्वथन की प्रक्रिया होती है, उस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथन मतलब क्या हुआ? द्रव के भीतर बुलबुले उठना वाष्प के, ये हो गया क्वथन। और जिस ताप पर क्वथन की क्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। ठीक, ओके, अच्छा, ये तो हो गया क्वथन और क्वथनांक। वाष्पन क्या होता है? तो देखो, द्रव से किसी भी द्रव के क्वथनांक पर, किसी के द्रव के क्वथनांक पर द्रव का गैस में कन्वर्ट होना, द्रव का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जब परिवर्तित होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं हम लोग भैया? वाष्पन। ठीक, तो ये हो गया क्वथन, हो गया क्वथनांक, हो गया वाष्पन, हो गया। ठीक ना? अच्छा, एक चीज और समझे, ये क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक तो हम जान ही गए कि जिस ताप पर, एक परिभाषा हो गई, जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में क्या होने लगे? परिवर्तित होने लगी, उसी ताप को हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसकी। ठीक, एक और क्वथनांक की परिभाषा हो सकती है, आप लोग ध्यान से सुनो, ये भी परिभाषा बहुत एग्जैक्ट है और जानना जरूरी है। क्वथनांक की परिभाषा एक और हो सकती है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ध्यान से सुने,
क्वथनांक क्या होता है भैया, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक ताप होता है, ठीक। ये 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे अलग अलग द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक की परिभाषा आप भी बता सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि वह ताप जिस ताप पर, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। अच्छा, ये वाष्प दाब क्या होता है, बिल्कुल समझ लो। जब आप द्रव को गर्म करोगे, उसका ताप बढ़ना बंद हो जाएगा तो उसमें बुलबुले उठेंगे और भाप बनेगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, जब उसमें बुलबुले उठेंगे तो वो क्या होगा, द्रव का बुलबुला उठना मतलब भाप उठना, मतलब उस द्रव में जो भाप उठेगा उसका भी एक प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब होगा, क्योंकि वो वाष्प का दाब, इसलिए इसको बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक। जैसे आप अगर मान लो किसी कोई बर्तन है, उसको ऊपर से ढक दो, नीचे से पानी को गर्म करो, पानी गर्म होता रहेगा, गर्म होते एक समय आएगा कि भाप बनने लगेगा, और जब भाप बनेगा तो ढक्कन को क्या करेगा, ऊपर ऊपर की ओर ढकेलेगा ना। आप लोगों ने ऐसा घर पे देखा होगा, वो ढक्कन की क्या करेगा, ढक्कन को ऊपर की तरफ ढकेलेगा। अगर उस पर हल्का सा कोई पार्टिकल आप बहुत कम वेट का रख दो, कुछ देर बाद रुक जाएगा, लेकिन जैसे और गर्म करते जाओगे तो फिर उसको भी उठा देगा। मतलब ध्यान से देखना, उसको गर्म कर रहे हैं आप तो वो भाप बन रहा है, और भाप का दाब होता है, जो दाब कहां लग रहा है, उस बर्तन के जो आपने ऊपर ढक्कन रखा है, तो उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब। तो जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब, मतलब द्रव के द्वारा जो लगाया गया धक्का है, वाष्प दाब है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो वायुमंडलीय ताप का दाब का मतलब हुआ इस हमारे चारों जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसके द्वारा जो लगाया गया दाब है, इसके द्वारा जो लगाया गया दाब है। वाष्प दाब मतलब द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, और वाष्प दाब मतलब हमारे चारों तरफ उपस्थित वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब। तो जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वथनांक, हो गया वाष्पन भी जान गया, क्वथन भी जान गया। ओके, अब ये चीज इंपॉर्टेंट, हर अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलग अलग द्रव का क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, किसी और पदार्थ का या किसी और द्रव का क्वथनांक 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, 200 डिग्री, 3-4 हजार डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मतलब अलग अलग द्रव का क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। तो ये हो गया क्वथन, क्वथनांक, वाष्पन। ओके, अब इसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैंने बताया था आपको गुप्त उष्मा, गर्म की गुप्त उष्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा। किसकी पढ़ेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ओके, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है। आपको शायद याद होगा, गर्म की गुप्त उष्मा की डिफिनेशन हमने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर उसको तैयार किया करें। तो हम देखते हैं क्या, वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी होता क्या वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो ध्यान से देखो भैया, ये तो अभी हमने आपको बताया, वाष्पन में बताया था कि जब किसी द्रव का आपको क्या करोगे, गर्म करोगे तो उसका ताप बढ़ता है, परंतु एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रव का ताप बढ़ना बंद हो जाता है, उस स्थिति में द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होना आरंभ हो जाता है। अच्छा, जब कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो जो दाब दिया जाएगा, वो दाब जो उसको उष्मा दी जाएगी, जो उसको उष्मा दी जाएगी, तो जो गर्म किया जाएगा वो उष्मा ताप को नहीं बढ़ाएगा, वो उष्मा कहां खर्च होगी, द्रव अवस्था से गैस अवस्था परिवर्तित होने में खर्च होगी। फिर से सुनो, जब किसी आप द्रव को गर्म करोगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब द्रव का ताप बढ़ना बंद हो जाएगा और द्रव गैस अवस्था में कन्वर्ट होना आरंभ हो जाएगा। तो जब ताप बढ़ना बंद हो गया, आप उसको उष्मा दे रहे हो, तो उष्मा कहां खर्च हो रही, ताप बढ़ाने पर नहीं खर्च हो रही। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ना द्रव का बंद हो चुका है। अब वो जो आप उष्मा दे रहे हो, वो उष्मा कहां खर्च हो रही है, वो उष्मा द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित करने में खर्च हो रही। इसका मतलब हुआ, अगर यही गुप्त उष्मा, इसका मतलब क्या हुआ, गुप्त उष्मा। तो अगर आप डेफिनेशन बोलना चाहो तो बोल सकते हो,
किसी, अगर कोई पूछे वाष्पन गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक, तो वाष्पन गुप्त ऊष्मा की डिफिनेशन आप बाकायदा बोल सकते हो। जैसे हमने बताया था किसका, गलन की गुप्त ऊष्मा, वैसे आप किसका बता सकते हो, वाष्पन गुप्त ऊष्मा। ठीक, देखते हैं हम परिभाषा। 1 ग्राम द्रव को, ध्यान सुना, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक में, ध्यान से सुनना डिफिनेशन, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए द्रव को दी गई ऊष्मा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर से सुनो डिफिनेशन, किसी द्रव के 1 ग्राम को, या बोल सकते हो 1 ग्राम द्रव को, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, लिक्विड से गैस में परिवर्तित होने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है तो बता दो कि किसी भी द्रव का क्वथनांक हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको जितनी ऊष्मा दी जाए, कितनी, किसके लिए, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाए, उसी ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव की क्या कहलाते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ओके, आई होप आप लोग एकदम समझ गए। ठीक, अच्छा, ये हो गया वाष्पन हमने पढ़ लिया, क्वथन पढ़ लिया, क्वथनांक पढ़ लिया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है भैया, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ठीक, ये ऊर्ध्वपातन होता क्या, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। आप लोगों ने देखा होगा कपूर, जरूर आप लोगों ने अपने घर पे नॉर्मल यूज करते हुए देखा होगा। कपूर को जब हम लोग जलाते हैं, कपूर ठोस अवस्था में होता है, उसको जब हम जलाते हैं तो आपने देखा होगा कपूर जैसे जला वो ठोस अवस्था में होता है, वो बिना गैस, बिना द्रव में जाए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कपूर को आप जलाओ सीधे वो जल के किस समय बन जाता है, तुरंत धुआं बन जाता है। ठीक, तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देखो ऊर्ध्वपातन इसी से रिलेटेड है। ठीक, तो देखो ऊर्ध्वपातन क्या है, इसको, इसकी डिफिनेशन सुनो, इसके एग्जांपल देखो कि ऊर्ध्वपातन कौन कौन से पदार्थ शो करते हैं। सारे के सारे पदार्थ ऊर्ध्वपातन शो नहीं करते हैं, कुछ पदार्थ हैं जो आपको अभी हम बताएंगे। ध्यान से देखो, किसी पदार्थ को, या ऐसा बोल सकते हो कि ऊर्ध्वपातन, अगर कोई पूछे ऊर्ध्वपातन क्या है तो बता दो कि द्रव्य की, वह ऐसे बोलो, ऊर्ध्वपातन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर से सुनो, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। और जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऊर्ध्वपातन क्या है। कोई ठोस पदार्थ है, उस पदार्थ को गर्म करो या कुछ भी करो, वो अलग मैटर है। ठीक, वो कैसे कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कोई पूछे ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में, वो द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, और जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक, अब ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कुछ पदार्थों में होता है, इसके एग्जांपल हम बता रहे हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर। कपूर तो ये आप लोग जानते हैं, ये इसमें होता है। सेकंड नौसादा, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसका एक और नाम है नौसादा, अमोनियम क्लोराइड। ये भी ऐसे ही होता है। इसको आप अगर हीट करोगे तो सीधे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैस में। थर्ड आपका हो सकता है नेफ्थलीन। क्या हो सकता है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन भी आपका एक ऐसा पदार्थ है जो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया,
नेपथलीन हो गया। हाँ, एक और चीज चाहो तो लिख सकते हो, आयोडीन भी होता है। ये क्या, आयोडीन। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये पदार्थ किसकी एग्जांपल है, ऊर्ध्वपातज के एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यही पदार्थ हैं जो द्रव में परिवर्तित नहीं होते, सीधे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में। ठीक, तो ये आपका ऊर्ध्वपातज हो गए, इसके एग्जांपल आप जरूर याद रखें। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौशादर भी कहते हैं, नेपथलीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब ऊर्ध्वपातज के एग्जांपल हैं। और इन सब ऊर्ध्वपातजों में किसकी प्रोसेस देखी जा सकती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखी जा सकती है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्ध्वपातन भी हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा, टेम्परेचर का कन्वर्जन। टेम्परेचर का कन्वर्जन, कैसे टेम्परेचर कन्वर्ट होता है डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से और चीजों में, तो ये समझते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, विभिन्न पैमानों पर तापमान का मापन, विभिन्न पैमानों पर तापमान का मापन, ये हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, याद के लिए जरूरी है, बहुत छोटा टॉपिक है, समझ लें। विभिन्न पैमानों पर तापमान का मापन, ध्यान से देखें इसको। जैसे डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, केल्विन पर क्या होगा, फारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, तो यही सब कन्वर्जन इसमें। कोई कह दे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो डिग्री सेल्सियस में है, इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, यही हम लोग आज सीखेंगे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले, आप उसको ध्यान देंगे तो कर लेंगे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, किसमें, केल्विन, तो ध्यान से देखें, आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस का सिंबल ले लेना। ठीक है ना, ये डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन का सिंबल होता है के, तो केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है आपको, चलो ठीक है, हिंदी में दोनों सिंबल दोनों लिखते हैं। ठीक, देखो, नहीं तो कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। केल्विन मतलब के, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी कुछ लोग कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, कोई बात नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड एक ही चीज होता है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं, सी से प्लस 273, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो उसमें 273 आप जोड़ दें। एग्जांपल देखें, अगर कोई कह दे, एग्जांपल जैसे आप देख लो कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना है भैया, 37 डिग्री सेल्सियस। इस ताप को अगर केल्विन पैमाने पर बदले तो कितना होगा, तो केल्विन पर देखो कितना होगा, लिखेंगे के, डिग्री सेल्सियस की जगह लिखेंगे 37 और प्लस 273। अब इनको ऐड कर लो, जो आएगा तो देखो 7 और 3 10, 0, 7 3 10 11, ये आ गया 310। तो ये क्या हो गया, 310 केल्विन। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलोगे तो कितना आएगा, 310। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बाकी जोड़ तो 7 3 10 के 0, 7 3 10 11, 1 2 1 3, 310, कोई दिक्कत। तो ये आ गया 310 केल्विन। मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो आप बदल सकते हो, डिग्री सेल्सियस का मान रखो। अच्छा, कोई कहते केल्विन दिया, उसको डिग्री सेल्सियस से बदलना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो दिया कोई 310 केल्विन, तो यहाँ 310 केल्विन रखो, यहाँ डिग्री सेल्सियस रखो, अब डिग्री सेल्सियस ऐसा रहने दो, यहाँ 273 रखो, इस केल्विन में से 273 आके घट जाएगा, जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, डिग्री सेल्सियस में। मतलब यदि आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है अथवा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो ये समीकरण आपके लिए पर्याप्त है। ये जो समीकरण हमने लिखा ब्रैकेट घेर के, ये किसके लिए पर्याप्त भैया, ये करता है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट। दूसरा फॉर्मूला आप देखें, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखें, F/5
C माइनस 32/9, सॉरी गलत हो गया, C/5 यहाँ रहेगा, यहाँ F रहेगा, बोला हमेशा ऐसे लेकिन गलत लिखा हमने, C/5 F माइनस 32/9। ये फार्मूला रिलेशन बताता है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में। मतलब यदि आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो फारेनहाइट में जा सकते हैं इस फार्मूले द्वारा, और फारेनहाइट में दिया तो आप डिग्री सेल्सियस में जा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत आसान हो गया, आपको मान लो डिग्री सेल्सियस दिया है, फारेनहाइट में जाना है, यहाँ रखते। अगर आपको फारेनहाइट में दिया, आपको केल्विन में जाना, कोई बात नहीं, फारेनहाइट से आप सेंटीग्रेड में चले जाओ और सेंटीग्रेड से आप किसमें चले जाओ, केल्विन से चले जाओ। तो ये दो फार्मूले आपको मस्ट याद होने चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, और फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जांपल आपको बता दें, मान लो कोई कह दे कि आपको 100 फारेनहाइट, देखो पहली बात जो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वो कहते हैं, वो आप कहता है आपको कि 100 डिग्री बुखार हो, एकदम गलत है, वो 100 डिग्री नहीं होता, 100 फारेनहाइट होता है। अगर 100 डिग्री बुखार हो जाएगा आपका शरीर जल जाएगा यार, बहुत ज्यादा, ठीक, तो गलत होता है, वो बोलने का तरीका एकदम गलत है। आपको 100 डिग्री बुखार नहीं होता है, 100 फारेनहाइट बुखार होता है। 102 डिग्री 103 डिग्री लोग बोलते हैं ऐसे डॉक्टर वगैरह, बट वो गलत है, बोलचाल में बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं, इसकी नॉलेज है, बट वो बोलचाल की भाषा में गलत बोल देते हैं। ठीक, तो वो 100 डिग्री का बुखार नहीं होता, 100 डिग्री का बुखार नहीं होता, आपका बुखार होता है फारेनहाइट में। यदि कोई कहे 100 डिग्री, मान लो बता रहे, उसने कह दिया कि आपका टेम्परेचर 100 फारेनहाइट है, टेम्परेचर आपका कितना दिया, T मतलब टेम्परेचर कितना है, 100 फारेनहाइट। तो जरा 100 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताओ, तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, 100 फारेनहाइट किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में, चलो हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यहीं पे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से इस फार्मूले में रखो, तो लिखेंगे C/5 F की जगह, मतलब फारेनहाइट कितना दिया है, 100 फारेनहाइट दिया है, 100 माइनस 32/9। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। 100 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा भैया, 68 आएगा, 68 घटे ना, चलो कर लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को कठिन लगे, तो यह जाएगा 68/9, 5 का जब गुणा कर दें तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 68/9 इंटू 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आज जो घटाना गुणा भाग जानते हैं, इसका गुणा करके इसका भाग कर देंगे, जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो आज आप लोगों ने सीखा क्वथन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातज क्या होते हैं, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, और फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज आप लोगों ने इतना सीखा। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए